जियांगमू अब तक जिन झाओ को अपना भाई मानती आई थी, लेकिन जब जिन झाओ ने उसे अपने बेहद करीब खींचकर याद दिलाया कि वे दोनों असली भाई बहन नहीं हैं, उसके बाद जियांगमू के लिए अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। और उसी रात उसने जिन झाओ को लेकर एक ऐसा सपना देखा जिसने उसे खुद से ही सवाल करने पर मजबूर कर दिया। पिछले पार्ट में आपने देखा कि वॉन चिंग ने जिन झाओ से अकेले में बात करने के लिए कहा था और अब वह गैरेज के बाहर उससे अपने पिता से जुड़ी किसी बात को लेकर गंभीर बातचीत कर रही थी। तभी जियांगमू हाथ में एक सेब और आइसक्रीम लेकर वहां पहुंचती है। उसकी नजर वान चिंग पर पड़ती है, लेकिन वह बिना ज्यादा कुछ कहे जिन झाओ के पास जाती है और उसके हाथ में सेब थमा देती है। वान चिंग दोनों को देखकर समझ जाती है कि शायद अभी बात करने का सही समय नहीं है। वह जिन झाओ से कहती है कि जब वो अपना फैसला कर ले तो उसे फोन कर दे और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही जियांगमू जिन झाओ से पूछ बैठती है कि क्या उसे किसी लड़की से डर लगता है। जिन झाओ हल्का सा मुस्कुराता है और सेब खाते हुए कहता है कि उसने कभी किसी से डरना नहीं सीखा, लेकिन अगर कभी ऐसा दिन आया जब उसे किसी से डरना पड़े तो वह उसे अपनी किस्मत मान लेगा। जियांगमू उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में जिन झाओ को लेकर चल रहे सवाल और भी बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद जियांगमू अपनी दोस्त के साथ ड्राइविंग स्कूल पहुंचती है। कोच हुआ की निगरानी में वह अपना ड्राइविंग टेस्ट देती है। जिस लड़की ने कुछ समय पहले तक खुद कार चलाने के बारे में सोचा भी नहीं था, वही अब बिना कोई गलती किए टेस्ट पूरा कर देती है और पहली ही कोशिश में पास हो जाती है। टेस्ट खत्म होने के बाद दोनों सहेलियां खुशी मनाती हैं और जियांगमू अपनी इस कामयाबी से काफी खुश होती है। उधर स्पीडिंग ऑटो हाउस में सनलाई और बाकी लोग शिनशिन का टेस्ट पेपर देख रहे होते हैं। उसके नंबर उम्मीद से काफी कम आए थे। तभी जिन झाओ वहां पहुंचता है और पेपर देखकर शिनशिन से पूछता है कि उसने आखिरी सवाल खाली क्यों छोड़ दिया। शिनशिन आखिरकार सच बता देती है कि अगर वह क्लास में फर्स्ट आती तो उसे सबके सामने स्पीच देनी पड़ती और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। जिन झाओ उसकी इस चालाकी को समझ जाता है। वह उसे समझाता है कि अगली बार सिर्फ इसलिए सवाल खाली मत छोड़ना क्योंकि तुम्हें अटेंशन पसंद नहीं है। इसके बाद वह उसके पेपर पर साइन करता है और यांग से कहता है कि शिनशिन को घर छोड़ाए। इसी बीच जियांगमू एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है जहां कई स्पोर्ट्स कारें इकट्ठा हुई थीं। वह वहां मिल्क टी ले रही होती है, तभी लिनसुई वहां आ जाता है। अपनी कार के बूट में बने छोटे से मिनी बार से वह जियांगमू के लिए एक खास स्ट्रॉबेरी ड्रिंक तैयार करता है। जियांगमू बताती है कि वह सर्विस एरिया में सनलाई का इंतजार कर रही है। लिनसुई उसे बताता है कि सनलाई को उसी ने बुलाया है और फिर उसे अपनी कार में बैठाकर पहाड़ की चोटी की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचने पर सनलाई अपनी मॉडिफाइड पिंक पिकअप लेकर आता है और हमेशा की तरह खुद को काफी स्टाइलिश समझते हुए लाल स्कार्फ के साथ तैयार होता है। लिनसुई उसे डाउनहिल रेस के लिए चुनौती देता है और सनलाई को 5 सेकंड की बढ़त देने की बात कहता है। रेस शुरू होने से पहले लिनसुई की नजर सनलाई के पास मौजूद एक काली कैप पर पड़ती है। वो कैप असल में जिन झाओ की थी। लिनसुई उसे अपने पास रख लेता है और कहता है कि वो इसे इसके असली मालिक तक पहुंचा देगा। रेस शुरू होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद सनलाई की हालत खराब होने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। हालात देखकर जियांगमू खुद ड्राइविंग सीट संभाल लेती है। जिस सड़क पर इतनी तेज रफ्तार से उतरना आसान नहीं था, वहां जियांगमू बेहद शांत तरीके से पिकअप चलाती है और सिर्फ 23 मिनट में नीचे पहुंच जाती है। लिनसुई उसका समय देखकर हैरान रह जाता है। सर्विस एरिया में पहुंचने के बाद कुछ लड़कियां सनलाई के साथ तस्वीरें लेने लगती हैं। जियांगमू उसे देखकर हंसती है और फिर उसे सलाह देती है कि अगर वह अपने बाल और दाढ़ी ठीक कर ले और थोड़ा ग्रूमिंग पर ध्यान दे तो वो और भी अच्छा दिख सकता है। सनलाई शायद जियांगमू की बात को मजाक समझ रहा था, लेकिन अगले ही दिन जब वो नए हेयर कट, साफ शेव और फैशनेबल कपड़ों में गैरेज पहुंचता है तो वहां मौजूद हर कोई उसे देखकर हैरान रह जाता है। जियांगमू भी उसकी तारीफ करती है, लेकिन किसी एक इंसान को उसकी तारीफ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जिन झाओ। जियांगमू जब हाथ धोने वाले एरिया में उसके पास आती है तो जिन झाओ उसे रोक लेता है। वो उसके काफी करीब आकर पूछता है कि आखिर वो सनलाई के बारे में उससे इतनी बातें क्यों करती रहती है। फिर जिन झाओ उसे एक ऐसी बात याद दिलाता है जिसे सुनकर जियांगमू की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो दोनों असली भाई बहन नहीं हैं। जियांगमू उसके इतने करीब आने से घबरा जाती है और बिना कुछ कहे वहां से भाग जाती है। अगर आपको भी जिन झाओ और जियांगमू के बीच बढ़ता हुआ ये टेंशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। उधर लिनसुई जिन के चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां जिन झाओ की मां से डम्पलिंग्स लेता है। इसके बाद वो पीछे जाता है जहां जिन झाओ मौजूद होता है। लिनसुई उसके सामने वही काली कैप निकालता है जो उसने पहाड़ पर ली थी और उसे वापस कर देता है। जिन झाओ को देखकर लिनसुई को उस रात का पुराना बॉक्सिंग मैच भी याद आता है जब उसने जिन झाओ को रिंग में लड़ते और जीतते हुए देखा था। अब वो जिन झाओ को आमने सामने कार रेस के लिए चुनौती देता है, लेकिन जिन झाओ को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती और वो उसकी चुनौती को गंभीरता से लेने से बचता है। इसके बाद जिन झाओ अपने मास्टर के साथ बैठकर ड्रिंक करता है। मास्टर उसे समझाते हैं कि अगर उसे सच में एक टॉप रेसर बनना है तो उसे कार को सिर्फ एक मशीन की तरह नहीं बल्कि अपने शरीर का हिस्सा समझना होगा। उसे इतना अभ्यास करना होगा कि हर मोड़, हर ब्रेक और हर गियर बदलने का फैसला सोचने से पहले ही उसके शरीर के रिफ्लेक्स से होने लगे। इसी सीख को हासिल करने के लिए मास्टर उसे अगले दिन से एक अलग तरह की ट्रेनिंग देते हैं।
उसे रेस्टोरेंट की फूड डिलीवरी करनी होगी। दूसरी तरफ क्लास में बैठी जांगमू के दिमाग से जिन झाओ का वो पल निकल ही नहीं रहा था। उसकी नजदीकी और कही हुई बातें उसे लगातार परेशान कर रही थीं। शाम को सनलाई उसे हॉटपॉट खाने के लिए बुलाता है, लेकिन जांगमू यह कहकर मना कर देती है कि वह शाकाहारी है। असल वजह कुछ और थी। वो जिन झाओ का सामना करने से बचना चाहती थी। उधर जिन झाओ रात के समय फूड डिलीवरी करने निकल चुका था। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक और जाम के बीच उसे तय समय पर खाना पहुंचाना था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ डिलीवरी का काम नहीं था। वो हर मोड़, हर ब्रेक और हर खाली जगह का इस्तेमाल अपनी ड्राइविंग और रिफ्लेक्स को बेहतर बनाने के लिए कर रहा था। रात को जांगमू अपने कमरे में सो जाती है, लेकिन नींद में उसका दिमाग भी शायद उसी इंसान के बारे में सोच रहा था जिससे वो दिन भर बचने की कोशिश कर रही थी। वो सपना देखती है कि वो और जिन झाओ सूर्यास्त के समय एक स्विमिंग पूल के पास हैं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। अचानक जांगमू की नींद खुल जाती है। वो घबराकर अपने चेहरे को हाथों से ढक लेती है और खुद से ही सवाल करने लगती है कि आखिर उसके दिल में जिन झाओ के लिए ये कैसी भावनाएं पैदा हो रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल अब सिर्फ ये नहीं था कि जिन झाओ उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि ये था कि जांगमू खुद अपने दिल की सच्चाई से कब तक भाग पाएगी। जिन झाओ को लेकर उसके मन में जो भावनाएं थीं, उन्हें वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अगले दिन स्कूल में उसकी परेशानी का कारण कुछ और बन गया। क्लास खत्म होने के बाद पान काई नाम का एक लड़का जांगमू के पीछे पड़ जाता है। वह उससे दोस्ती करने, उसका फोन नंबर लेने और बाहर खाना खाने चलने की जिद करता है, लेकिन जांगमू उसे लगातार नजरअंदाज करती रहती है। आखिरकार वह अपनी दोस्त को फोन करके उसके बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि पान काई एक अमीर परिवार से है, लेकिन कई बार कॉलेज एंट्रेंस में फेल हो चुका है। जांगमू उससे बचने के लिए वॉशरूम की खिड़की से बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही उसकी नजर जिन झाओ पर पड़ती है। वह एक पुराने दोस्त से एक लिफाफा ले रहा होता है और वही दोस्त उसे उसके पुराने नाम तोची से बुलाता है। जांगमू को यह देखकर शक होने लगता है कि कहीं जिन झाओ किसी गलत काम में तो शामिल नहीं है। घर जाते समय वह कार में बैठकर जिन झाओ से इसके बारे में पूछती है, लेकिन जिन झाओ सीधे जवाब देने के बजाय उससे पान काई के बारे में पूछता है। वह जांगमू को उससे सावधान रहने की सलाह देता है। इससे जांगमू को समझ आता है कि जिन झाओ भले ही उसके सवालों से बचता हो, लेकिन उसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा सतर्क रहता है। घर पहुंचने के बाद जिन झाओ अकेले में बैठकर जांगमू का स्केच बनाने लगता है। उसके मन में जांगमू की कही हुई बातें घूमने लगती हैं कि अब वह उसे भाई नहीं बुलाएगी, बल्कि सीधे जिन झाओ कहेगी और यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। जिन झाओ कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि जांगमू की मौजूदगी उसकी जिंदगी पर पहले से कहीं ज्यादा असर डाल रही थी। अगले दिन जांगमू गैरेज पहुंचती है और वहां जिन झाओ के एक दोस्त से उसके बारे में बातें करने लगती है। वह मजाक में कहती है कि अगर जिन झाओ उसे यहाँ से भगाने की कोशिश करेगा तो वह उसके सामने डांस करने लगेगी ताकि वो उसे निकाल ही ना सके। उसे क्या पता था कि जिन झाओ ऊपर से उसकी पूरी बात सुन रहा है। वह तुरंत जांगमू से डांस करने के लिए कह देता है। अपनी ही बात में फंस चुकी जांगमू बुरी तरह झेप जाती है और वहां से भाग जाती है। अगर आपको जांगमू की ये छोटी छोटी हरकतें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद जांगमू अपनी सहेली के साथ ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी माइक अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है। जांगमू उससे ड्रिफ्टिंग सीखने की बात करती है और खास तौर पर ऐसा पैटर्न बनाना चाहती है जिसमें कार के टायरों के निशान से 2 आधे गोल घेरे जैसी आकृति बन सके। माइक इसके लिए एक शर्त रखता है कि ये बात सिर्फ उनके बीच रहेगी और किसी और को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वह जांगमू को अपनी कार में बैठाकर ड्रिफ्टिंग सिखाता है। वह उसे क्लच, स्पीड और स्टीयरिंग के बीच सही तालमेल समझाता है। जांगमू उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से सब कुछ सीख लेती है और कुछ ही कोशिशों में वही पैटर्न बिल्कुल सही बना देती है। माइक उसकी ड्राइविंग देखकर काफी प्रभावित होता है। उधर जिन झाओ की ट्रेनिंग भी और कठिन होती जा रही थी। उसके मास्टर उसकी कार से ABS हटाकर उसे ज्यादा मुश्किल परिस्थितियों में ड्राइविंग और ड्रिफ्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं। वह उसे समझाते हैं कि तेज रफ्तार पर सिर्फ ब्रेक लगाना ही काफी नहीं होता। स्पीड, कार की इनर्शिया और ब्रेक के इस्तेमाल के बीच सही तालमेल होना जरूरी है। इसी को सिखाने के लिए मास्टर जिन झाओ को मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर ले जाते हैं। यहाँ उसे बिना ब्रेक के तेज मोड़ों को काटने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके हाथ को स्टीयरिंग पर बांधकर वह उसकी प्रतिक्रिया और कंट्रोल को और ज्यादा सटीक बनाने की कोशिश करते हैं। जिन झाओ जितनी मुश्किल ट्रेनिंग से गुजर रहा था, उतनी ही तेजी से उसकी ड्राइविंग भी खतरनाक स्तर तक बेहतर होती जा रही थी। लेकिन उस दिन स्कूल में जिन झाओ के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। स्कूल का ओपन डे था, जिसमें छात्रों के माता पिता और गार्डियंस को बुलाया गया था। जांगमू की तरफ से वहां उसका गार्डियन बनकर जिन झाओ पहुंचता है। जब जांगमू स्टेज पर जाकर थाई और इंग्लिश में अपनी स्पीच देती है तो उसकी नजर सामने बैठे जिन झाओ पर पड़ती है। उसे वहां देखकर उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। शाम को स्कूल से निकलने के बाद दोनों साथ होते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए दोनों एक बंद पड़े मेले के स्टॉल के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं।
जिन झाओ देखता है कि जियांगमू को ठंड लग रही है तो बिना कुछ कहे अपनी जैकेट उतारकर उसे पहना देता है। बारिश लगातार होती रहती है और दोनों एक दूसरे के पास खड़े रहते हैं। कुछ पल बाद जियांगमू धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी उंगलियां जिन झाओ की उंगलियों में फंसा देती है। जिन झाओ उसकी तरफ देखता है। दोनों कुछ नहीं कहते, लेकिन उस बारिश के बीच हाथों का वो छोटा सा स्पर्श दोनों के बीच छिपी उन भावनाओं को और गहरा कर देता है जिन्हें वे अब तक खुद से भी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। उस बारिश में जियांगमू ने पहली बार खुद जिन झाओ का हाथ थाम लिया। लेकिन क्या ये रिश्ता अब सिर्फ भाई बहन की सीमा तक रहेगा या दोनों के बीच कुछ और शुरू होने वाला है? इसका जवाब अगले पार्ट में मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों की कहानी अब किस मोड़ पर जाएगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।